नमस्कार बच्चों। आज हम जूझ पाठ का अवलोकन करने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं आनंदा द्वारा लिखित जूझ। मराठी के प्रसिद्ध उपन्यासकार डॉक्टर आनंद यादव के बहुचर्चित एवं बहुप्रकाशित उपन्यास जूझ का एक अंश हमारी पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 में संकलित किया गया है। यह मराठी ग्रामीण जीवन से संबंधित एक किशोर के देखे और भोगे हुए यथार्थ की जीवन गाथा है। प्रस्तुत अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए हुए एक किशोर की छटपटाहट का मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है। उस किशोर का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, लेकिन वह दादा के डर के कारण पढ़ने की इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता था। वह किशोर समझता था कि जन्म भर खेती का कार्य करने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। यदि पढ़ जाएगा तो कहीं नौकरी करके 4 पैसे कमा सकेगा और अरना बिठौआ की तरह कुछ धंधा कारोबार कर सकेगा। उसका दादा दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाया करता था। अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए वह जरा जल्दी ही कोल्हू शुरू कर देता। उसके दादा का विचार था कि जल्दी कोल्हू शुरू करने से गुड़ जल्दी बाजार में पहुंच जाएगा तो अच्छी कीमत मिल जाएगी, जबकि गुड़ की बहुतायत होने पर भाव नीचे उतर जाएंगे। अन्य किसान देर से ईख इसलिए पेरते थे कि तब ईख का रस पानी सूख जाने से गाढ़ा निकलता था, अतः गुड़ ज्यादा बनता था। काम जल्दी खत्म हो जाने के कारण अब वह खाली हो गया था। अवसर पाकर उसने अपनी माँ से अपने मन की बात कही, लेकिन दादा के डर के कारण माता भी उसके दादा से पढ़ने की बात नहीं कर सकती थी। उस किशोर ने अपनी माता को एक तरकीब बताई। वह दत्ताजी राव सरकार से उसके पढ़ने की बात कहे। रात में माँ और बेटा दोनों दत्ताजी राव देसाई के पास गए। दीवार के सहारे बैठकर माँ ने दत्ताजी को सारी बात कही। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने दादा के बारे में यह भी बता दिया कि वह सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास बिता कर आता है, खेती के कार्य में हाथ नहीं बटाता। वह सारे दिन गांव में आजादी से घूमता रहे, इसलिए बेटे को पाठशाला नहीं भेजता। दिन रात खेती में जोते रखता है। सुनते ही दत्ताजी राव देसाई चिढ़ गए और दादा को रात में ही उनके पास भेजने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि दादा के देसाई के पास पहुंचने से कुछ समय बाद ही लेखक स्वयं वहां पहुंच जाए और दत्ताजी को जो कुछ भी पूछे उसका सही उत्तर वह देता जावे। लेखक का दादा रात को देसाई के पास चला गया। आधे घंटे बाद वह स्वयं भी वहां पहुंच गया। दत्ताजी ने लेखक से पूछा, कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? लेखक ने बताया वह 5वीं में पढ़ता था, पर अब दादा ने खेतों में पानी लगाने के लिए पाठशाला जाने से रोक दिया है। दत्ताजी के पूछने पर लेखक के दादा ने स्वीकार कर लिया। इस पर दत्ताजी नाराज हो गए। दिन भर मौज मस्ती करते फिरते हो, अपनी पत्नी और बेटे को कार्य में जोतते हो, इनका जीवन खराब मत करो। दत्ताजी ने लेखक को कल से पाठशाला जाने का आदेश दे दिया। दादा के पाठशाला ना भेजने पर दत्ताजी ने अपने पास आने को कहा। दादा ने दत्ता की बात का विरोध तो नहीं किया, लेकिन लेखक पर आरोप लगाया कि पाठशाला ना जाकर जुआ खेलता है, सिनेमा देखता है, काम में ध्यान नहीं देता। इस तरह के झूठे आरोप लगाकर वह अपने आप को सिद्ध करना चाहता था। परंतु दत्ताजी के पूछने पर लेखक ने स्पष्ट किया कि वह कभी भी फेल नहीं हुआ, वह हमेशा पढ़ता रहता है और पढ़ना चाहता है। अंत में लेखक कक्षा में पहुंच गया। खेती से छुटकारा मिल गया। वह फिर से 5वीं कक्षा में बैठाया गया। लेखक अब नए अजनबी बच्चों के साथ था। उसके साथ के सभी बच्चे अगली कक्षा में जा चुके थे। वह कम उम्र के और कम अक्ल के बच्चों के साथ बैठने लगा, यद्यपि यह उसे अच्छा नहीं लगता था। कक्षा में वह बेंच के एक कोने पर बैठ गया। कक्षा के कुछ शरारती लड़कों ने उसका मजाक बनाया। उसका गमछा खींचकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। खेल की छुट्टी में उसी लड़के ने उसकी धोती की लॉन्ग खोल दी। इस प्रकार उसे परेशान करने लगे। उसका मन खिन्न हो गया। उसका मन पढ़ाई से उचटने लगा। लेखक की माँ ने उसके कहने पर नई टोपी और नई चड्ढी लाकर दी, जिसे पहनकर वह पाठशाला जाने लगा।
उसकी कक्षा में बसंत पाटिल नाम का एक तेज बुद्धि का मेधावी छात्र था। आयु में कम होने पर भी उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया था। इसे देखकर लेखक का मन पढ़ाई में लग गया। वह बसंत पाटिल की तरह पढ़ाई में मन लगाने लगा। उन दोनों को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की कॉपी जांचने का काम दिया जाने लगा। मास्टर जी प्रसन्न होकर उसको आनंदा नाम से पुकारने लगे। लेखक की पाठशाला में मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर एक योग्य एवं गुणग्राही थे। वह कविता बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता के कारण उनकी कविता पढ़ाने के ढंग में एक आकर्षण था। उन्हें मराठी के साथ साथ अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थीं। पहले वे कविता गाकर सुनाते, फिर अभिनय के साथ साथ कविता का भाव ग्रहण कराते तथा उस कविता के भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। लेखक सुबह शाम अपने खेत में पानी लगाते अथवा ढोर चराते हुए अकेले में मास्टर जी के हाव भाव के अनुसार उन कविताओं को खुले गले से गाता था, उनके जैसा अभिनय करता था। मास्टर जी की कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक को दो शक्तियां प्राप्त हुई थी। पहली तो पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए किसी के साथ गपशप करने पर हंसी मजाक करने की इच्छा होती थी, लेकिन अब अकेलापन अच्छा लगने लगा था। दूसरी, अकेले में ऊंचे स्वर में गाना और अभिनय करना संभव था। कविता पढ़ते पढ़ते थुई थुई करके नाचा भी जा सकता था। मास्टर जी अपनी कविताओं के साथ साथ अनेक कवियों से अपने संबंध के संस्मरण भी सुनाते थे। मास्टर जी को कविता करते देख लेखक को लगा कवि भी उसके जैसा हाड़ मांस का आदमी है, अतः लेखक को भी कविता करने की प्रेरणा मिली। मास्टर जी के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर उसने एक कविता लिखी थी। वे दोनों चीजें लेखक ने देखी थी, अतः लगा कि उसके आसपास की चीजों पर वह भी कविता बना सकता है। स्वयं लेखक के शब्दों में भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। जोर से गुनगुनाता और मास्टर जी को भी दिखाता था। कागज पेंसिल साथ में रखता। उनके अभाव में लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिखा करता था। कविता लिखकर उसे कंठस्थ करके मास्टर जी को सुनाता। बहुत बार सवेरा होने का इंतजार ना करके रात में ही मास्टर जी को दिखाने पहुंच जाता। प्रशंसा के साथ साथ वे कविता शास्त्र पर व्याख्यान भी देते थे कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए। मास्टर जी ये भी बताते कि संस्कृत भाषा का कविता में प्रयोग कैसे करें, छंद की जाति पहचानना, अलंकार शास्त्र की जानकारी, शुद्ध लेखन के नियम आदि अनेक विषयों पर उन्होंने लेखक को ज्ञान कराया था। वे लेखक को पुस्तकें देते, कविता संग्रह देते, विभिन्न विषयों पर कविता सुनाते और प्रेरणा देते। इस प्रकार लेखक मास्टर सौंदलगेकर के नजदीक पहुंच गया और मराठी भाषा, अलंकार, छंद तथा शब्दों का ज्ञाता बन गया। इस प्रकार एक साधारण बालक अपने पढ़ने की लगन के कारण न केवल पाठशाला में जाने लगा, वरन मराठी का एक अच्छा कवि, भाषा का ज्ञाता एवं लेखक बन गया। इस पाठ से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि लगन से सब कुछ किया जा सकता है। तो बच्चों, जूझ कहानी के नायक आनंद यादव को उसके पिता पढ़ने नहीं देना चाहते थे। वह चाहता था कि वह खेत का काम करे और घर में उसका कामकाज में हाथ बटाए, लेकिन नायक चाहता था कि 5वीं के बाद भी पढ़े। पिता से निराश होकर वह दत्ता जी राव से मिलता है और उन्हें सारी बात बताता है। दत्ता जी के हस्तक्षेप से पिता आनंद को पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इस पर भी उस पर कई शर्तें थोप देते हैं, जैसे वह दिन निकलने पर ही खेत जाएगा, 11 बजे तक खेत में काम करेगा, वहां से लौटकर घर में बस्ता रखकर घंटे भर पशुओं को चराएगा। इस तरह है कहानी के नायक ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई की इच्छा पूरी की। यह निश्चित ही अन्य बच्चों के लिए एक प्रेरणा की कथा है। तो यह रही हमारी कथा जूझ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।